सेक्शन 2 डी क्या है, डी ये है पोर्शन डी एफ ई, ठीक। बी डी मस्ट बी इक्वल टू बी एफ, बी डी दिया हुआ है 6, तो ये भी आपका 6 हो गया, ठीक। अब डी सी दिया है, ये पोर्शन दिया है 8, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट डाले जाते हैं सर्किल पे तो बराबर लेंथ के होते हैं, इसलिए बी डी इक्वल टू बी एफ एंड सी डी विल बी इक्वल टू सी ई, यानी ये 8 हो गया। अब आपको दिया हुआ है कि ए ई इज इक्वल टू 3, ये 3 है, तो अगर ये 3 है ये भी 3 है, तो अब उन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि ए बी की लेंथ बताओ, तो ए बी क्या हो गया, ए बी हमारा हो गया 6 + 3 9, ए सी हो गया 3 + 8 11, बी डी हो गया, बी सी हो गया 6 + 8 14, ठीक है। तीनों की लेंथ आ गई। अब आपसे जो भी पूछ रहे हैं वो लिख दो, उन्होंने पूछा है ए बी एंड ए सी, ठीक है। बी सी भी पूछ सकते हैं। अब पैरामीटर पूछ रहे हैं, पैरामीटर तो सिंपली बता दोगे। पैरामीटर क्या होता है, सेकंड पार्ट में आ गया पैरामीटर। पैरामीटर होगा ए बी ए सी बी सी, ये पैरामीटर होगा, आप तीनों को जोड़ दो, आ गया 34, ठीक। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे, निकालो। रेडियस ऑफ सर्किल निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ठीक है। सर्किल का कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई 12 to 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, इसमें इस हर क्वेश्चन में 4 पार्ट करने होते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि बहुत कुछ थ्योरी में लिखा हुआ है, और उसके बाद कुछ जैसे कि समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो अब सीधे डायग्राम बना लो और जो लिखा हो उसके हिसाब से बैक में जाके पढ़ते जाओ। गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लग रहा है। एक लैडर है, एक पोल है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 9.5, सी बी ए, ये पोल है, ये लैडर है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं तो आंसर हो गया ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। सेकंड पार्ट हो गया फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ पूछी जा रही है और आपको ये दिया गया, ये एंगल दिया है 60, ठीक है। तो cos 60 का फॉर्मूला लगाओ, cos 60 विल बी बी सी अपॉन ए सी, बी सी इज नो 9.5, ये आपको निकालना है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 होता है आपका हाफ, तो आ गया 19 सेंटीमीटर, ठीक है। फटाफट सॉल्व हो गया। इफ द फुट ऑफ लैडर इज मूव एनी फ्रॉम द वॉल देन एंगल इज, अभी ये इसके और दूर जाएगा, इस वॉल से दूर जाएगा। कह रहे हैं कि जो ये लैडर जो है ये थोड़ा दूर जा रहा है इसके फुट से, तो एंगल क्या होगा, आप देख रहे हो जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे 60 से कम होता जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो उसमें बस यही पूछ रहे हैं क्या होगा, तो आंसर हो गया कि लेस देन 60 हो जाएगा। ये हो गया सी में
सेकेंड। अब डी पार्ट पर जाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर ऑलवेज क्या होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, राइट एंगल होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों जो है ये आपके दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। द एंगल ऑफ fill in the blanks of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal। तो डिप्रेशन और एलिवेशन की डेफिनेशन के हिसाब से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन हो गया, ये 18th क्वेश्चन था। अब हम लोग 19th पे आते हैं। 19th में क्या है, केसेस स्टडी है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। चलो अभी थ्योरी नहीं पढ़ते ज़्यादा, तो क्या है हम लोग 19th क्वेश्चन पे आते हैं। लॉकडाउन में बता रहे हैं कार्ड खेल रहे हैं कुछ लोग, तो पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ कार्ड इज एन ऑड नंबर। चलो पढ़ लेते हैं ऊपर क्या था। इसमें कह रहे हैं कि 17 1 to 17 कार्ड है, ठीक है, और एक कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है। तो इवेंट होगा प्राइम नंबर, इवेंट हो गया ऑड, इवेंट हो गया इवन नंबर का कार्ड आएगा। तो इसमें इवन कितने होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, टोटल 8 केस। इसमें 1 3 5 7 9 11 13 15 17, टोटल 9 केसेस। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, वो ध्यान रखना। टोटल ये केस आ गए। अब पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड नंबर। ये तो टोटल इवेंट हो गए आपके 17, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड, ठीक है, तो टोटल इवेंट हो गए 17 और फेवरेबल हो गए 9। तो आंसर हो गया 9/17। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, प्राइम कितने हैं 7/17, टोटल केस तो सब में 17 है। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बोथ कार्ड इज डिविजिबल बाय 3 और 4, 3 and 2 and 3, 2 and 3 बोथ से डिविजिबल होंगे। तो 2 and 3 से डिविजिबल नंबर बताओ कौन से होंगे, एलसीएम होगा इनका 6 6 12 18 तो है ही नहीं इस रेंज में, इसी रेंज में हमें देखना है। तो 1 to 17 के बीच सिर्फ 2 नंबर मिले जो डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 3 ये क्या हो गया 2/17, ठीक है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4। अब देखो यहाँ पे आ रहा था एंड, अब कह रहा है 3 और 5, सॉरी 4 नहीं, 3 and 5 बोथ। तो अब कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, 3 6 9 12 15, ठीक, 18 तो इसके बाहर हो गया। 5 से डिविजिबल हो 5 10 15, तो टोटल केस कितने हो गए, टोटल केस हो गए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होंगे 7 होंगे। क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग एक टाइम काउंट करेंगे, ठीक। तो आंसर हुआ 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी मिलने का, ये हुआ 7/17, ठीक है। ये पोर्शन आपको सिर्फ किस लिए दिया जा रहा है, ये पोर्शन दिया जा रहा है कि आप जल्दी जल्दी स्कोर कर पाओ। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का होता नहीं, क्वेश्चन लिखते ही सॉल्व हो जा रहा है। अभी आप अगर वो उसको थ्योरी पढ़ने जाओगे तो उसमें टाइम की बर्बादी होगी, कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे कि पता नहीं क्या दे दिया। अब एक 20th क्वेश्चन पे आते हैं जो केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है। मजाक में 12 नंबर आ गए हम लोग के अभी तक। अब ये लास्ट है, इसमें भी 4 कवर कर लेंगे। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये है पैराबोला ग्राफ। पैराबोला क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है आपकी, ठीक है। तो अभी एक चीज़ देख लो, पैराबोला में या तो अपवर्ड फेसिंग होगा ये, या तो ये डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड फेसिंग में क्या होता है, पैराबोला की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, x² bx + c। तो जब a पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड फेसिंग होता है, और जब a नेगेटिव होता है तो ये डाउनवर्ड वाला होता है, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ होती है कि ये इसको कट करेगा या नहीं कट करेगा।
अगर कट करेगा यानी सोल्यूशन मिलेंगे, ज़ीरोज़ मिलेंगे आपको। अगर ऊपर से चला जाएगा तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है सपोज द क्वाड्रेटिक फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी गई है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि ए जो है वो लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। जैसे कि बताया अभी कि अगर अपवर्ड होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, पर इसमें डाउनवर्ड है यानी ए लेस देन 0 है, इसलिए इस तरह का ग्राफ आ रहा है। पूछ रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन कर्व। जहाँ पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो बी की वैल्यूज़ दी है ग्राफ में 1 एंड -2, तो आंसर हो गया ज़ीरोज़ हैं 1 एंड -2। अब थर्ड हो गया द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व। अब आपको पता है कि ये 2 ज़ीरो हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखो बिना सॉल्व किए कैसे क्वेश्चन समझा जाता है। देखो भाई, ये दिया है कि 2 ज़ीरोज़ हैं और ये 4 इक्वेशन दी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। और नन ऑफ दिस भी दिया है, नन ऑफ दिस में तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है थोड़ा। अब दोनों डिफरेंट साइन है यानी ये और ये तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्ट ही होता है ये वाला, ठीक है। अब ये है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, और नन भी हो सकता है। तो देख लो, अगर ये इससे इक्वेशन क्या बन रही है, x² - x 2x -2, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ रहा है। ये चेक करना इसलिए ज़रूरी था, अगर ये नन नहीं दिया होता तो सीधे हम लोग उसमें चले जाते। हो सकता है नन के बजाय आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ये दिया होता, तब भी आपको चेक करना पड़ता, ठीक। तो इस तरह ना आप लोग जब क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ना तो बिल्कुल मैथ से डर खत्म हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन हो सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिया कि नन के अलावा आपको फोर्थ ऑप्शन में ये दे दिया होता, तो आप देख के ही बोल रहे हो कि ये भैया ये दोनों तो नहीं है। अब इन दोनों में से हम देख लेते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। अब कह रहे हैं इफ़ x = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप निकाल ही चुके हो कि आपका पॉलिनोमियल ये है। तो अब आपको कह रहा है कि px जो है उसकी वैल्यू x = 2 पे बताओ, तो बता दो 2 का स्क्वायर + 2 -2, यानी आंसर हो गया 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं इफ़ यू मूव द पैराबोला राइट साइड ऑफ 1 यूनिट देन फाइंड इट्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब ये कह रहे हैं कि इसको राइट साइड मूव कर रहे हैं 1 यूनिट, राइट साइड मतलब इस साइड जा रहा है, तो नया बनेगा इस तरह, ये नया पैराबोला गया तो 2 पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 और -1, ठीक है। अब उसका ग्राफ पूछ रहे हैं इस वाले का, ये जो 2 और -1 आया ये भी निकाल लो, इसका ग्राफ क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जाके आगे ना जब आप जेई का एग्ज़ाम दोगे, जिनका मन होगा इंजीनियर बनने का, तो वहाँ पे आएंगे, बहुत ईजिली कर ले जाओगे वहाँ पे भी, अभी से अगर स्ट्रांग बनाते चल रहे से। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके चारों केस स्टडी हो गए। अब हम लोग पार्ट बी पे आते हैं। तो इजी था ना, केस स्टडी जब भी सॉल्व करना है, सेक्शन 2 जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग है, इसमें 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, हर में 4-4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 4 × 4 16 मार्क्स का पेपर जो है 20 मिनट्स में शायद पूरा कर लोगे आप। अभी तो हम थोड़ा बोल के समझा रहे हैं, इसलिए हमें टाइम लग रहा है, वरना 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा इसमें। हम लोग अब पार्ट बी पे आ जाते हैं। अब पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सारे पार्ट बी के क्वेश्चन जो है 21 to 26 ये 2 मार्क्स के हैं। इसमें एक एपी दी हुई है, एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 5, डी हो गया आपका 10, तो 5 डी = 10। अब क्या बोल रहे हैं, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 140 मोर देन 31st टर्म। 31st टर्म से 140 मोर, ये कौन सा टर्म होगा, यानी यू हैव टू फाइंड एन, ठीक है। अब A31 क्या होगा, A + 30D, A क्या है 5, 30 × 10, ये हम लोग सीधे ही लिख देते हैं। ये आपका होगा तो वैसे ये 31 - 1D, तो हम लोग सीधे ही लिखते हैं टाइम बचाने के लिए, A + 30D, ठीक है, + 140, तो क्या हो गया 5 + 300 +
140, 445, ये एन हो गया। अब आप निकाल लो, एन की वैल्यू निकालनी है तो ये एक साइड लाए 440 n माइनस 1 10 440 अपॉन 10, तो n की वैल्यू आ गई 44 प्लस 10 यानी 55। ठीक है, 2 मिनट में 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब ये तो एपी हो गया, एपी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ गया। उसमें क्या पूछ रहा है कि चेक वेदर तीन आपको पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। देखो है ना, ये पूछ रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं। ये 6 4 कहीं यहाँ पड़ेगा, -2 7 -2 7 -2 ये y है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पड़ेंगे, y इसका फिक्स है। इस तरह का कुछ बन रहा है। खैर वो इस तरह हम लोग देख नहीं सकते, तो आप मान लो कि ये ABC हैं, 3 पॉइंट हैं ABC। तो इसमें क्या करोगे, आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है तो AB निकाल लो। AB क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट x2 हो गया 6 माइनस 5 का स्क्वायर 4 -2। ठीक है, अगर +2 सीधे कर देते हैं 1 + 36 दैट मीन्स 37। अब ये सब ध्यान दो, ये माइनस था, ये माइनस था तो सीधे हमने यहाँ पे प्लस कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं BC पर। BC में भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अभी आपका ये था x1 x2, अभी इसको x1 x2 मान लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो 7 - 6 प्लस -2 -4 स्क्वायर 1 माइनस ये -6 होगा, -6 का स्क्वायर 36 यानी 37। ठीक है, AC BC दोनों अंडर रूट 37 आ गया। अब क्या बचा, AB BC हो गया, AB और BC। अब क्या निकालना आपको, AC भी निकाल लो। AC मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 7 - 5 का स्क्वायर -2 प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो आइसोसेलेस में क्या होता है, दो डिस्टेंस बराबर हो गए, तो इसमें क्या है, सिंस AB इज इक्वल टू BC एंड नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, प्रूफ होता है इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन याद है, कंपोजिट नंबर हम लोग का कौन सा चैप्टर है, सेकेंड वाला है ना, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं। ये एक्सप्रेशन है एक, और दूसरी एक्सप्रेशन दी है 7 6 5 4 3 2 1 एंड +5। तो पहले इसको लेके चलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं दोनों साइड 13 है, हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लिया, अंदर बचा 7 × 11 + 1 7 × 11 77 78। ठीक, अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 6 7 प्लस 1 6 24 ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व किया ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लो, तो इसके भी फैक्टर हो जा रहे हैं। इसके फैक्टर हो रहे हैं। देखो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ भी ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं ठीक है। ये भी दो प्राइम नंबर्स का है, तो ये तो क्या हुआ, दोनों कंपोजिट नंबर हैं ठीक है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन जो है वो थोड़ा याद कर लो, वो यहाँ पे लिख देना, बस हो जाएगा काम। अब हम लोग आ गए 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। 24th क्वेश्चन क्या है, बैग कंटेन्स 20 बॉल्स आउट ऑफ विच x बॉल्स आर वाइट। 20 बॉल्स हैं, इसमें x जो है वो वाइट है। और इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ वाइट बॉल इज y। नाउ place this ball and 10 more white balls in the bag. Now if a ball is drawn from the bag the probability of drawing the white ball is 2y. Find x। ठीक है। ये इसमें क्या है कि आपके पास 20 बॉल्स हैं और ये 20 माइनस एक्स हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल हो गया x अपॉन 20 ठीक है। फर्स्ट वाले सिनेरियो में अभी इन्होंने क्या किया कि एक बॉल निकाल ली थी और प्रोबेबिलिटी ड्राइंग वाइट बॉल इस ये बोल रहे हैं ये है। अब ये कह रहे हैं कि इसी में हमने 10 बॉल और डाल दी, तो अभी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल द लेटेस्ट सिनेरियो विल बी x अपॉन 30। ये बोल रहे हैं 2y। आउटकम ये x प्लस 10 है। अब इस वाले सिनेरियो में 10 बॉल यहाँ ऐड की गई हैं ठीक है। ये 20 माइनस एक्स ही है ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो अपनी ये वाइट बॉल्स थी ये बढ़ गई, तो अभी क्या हो जाएगा, उसमें x थी टोटल वाइट बॉल, इसमें x प्लस 10 हो गई, तो ये केस हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ये y थी तो ये 2y है, अब इक्वेट कर दो, ये x y में दो इक्वेशन हो गई अपने पास। y की वैल्यू है x अपॉन 20, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है तो ये y यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो। अब ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो ठीक है। दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू एन इक्वेशन 2। तो x गया अपना, ये गया 2 गया ठीक है। क्या बचा, y बचा 5/3। तो x y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 5/3 इज इक्वल टू x अपॉन 20। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 100/3। नहीं होना चाहिए भाई,
कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया है। ओहो, यहाँ पे प्लस लगा हुआ था। ठीक है, चलो देखो ये हम लोगों ने पकड़ा कैसे कि क्या गड़बड़ हो गया, कि प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन उतारने में गड़बड़ कर दिया था। टेन प्लस एक्स अपॉन 30, ये है 2y, y की जगह अब हमने ये लिखा x अपॉन 20। ठीक है, ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 6x 20, 6x माइनस 2x 4x, तो x की वैल्यू आई 20/4 5। देखा, वैल्यू तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने जैसे देखा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो भाई इसलिए साफ साफ लिखो। अभी हमने 10 प्लस एक्स अगर ढंग से लिखा होता तो 10 प्लस एक्स उतार, हमने 10x उतार लिया, इसलिए कटवट करके सब बराबर कर दिया। तो ये x की वैल्यू आ गई अपने यहाँ पे 5 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x क्या था कि ये जो वाइट बॉल्स हैं, ये वाइट बॉल आ गई थी, वाइट बॉल यहाँ पे x थी और दूसरी वाली बॉल 15 थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 24। अब है 25। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसमें tan a की वैल्यू दी हुई है और एक एक्सप्रेशन दिया है, उसको पूछ रहे हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ट्रिग्नोमेट्री तो ये तो बहुत इजी वाला पोर्शन है, ये वाला 2 नंबर खाम खा के मिल रहा है आपको। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जो बी पे राइट एंगल है, और ये दे रहे हैं कि tan a की वैल्यू दी है, tan a इज़ 1/√3। tan a 1/√3 होता है, और पूछ रहे हैं sin a cos c cos a sin c बताओ। ठीक है, तो जब tan a 1/√3 है, tan a 1/√3 कब होता है, ये जब tan 30 हो। दैट मीन्स आपका ये एंगल 30 डिग्री हो गया, और ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो गया। ठीक है, समझो इस बात को, बस ये समझ गए हम लोग कि ए जो है आपका 30 डिग्री है, बी जो है आपका 60 डिग्री है, बी नहीं सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखो ए की वैल्यू, sin 30 cos 60 cos 30 sin 60, 1/2 into 1/2 √3/2 into √3/2, दैट मीन्स 1/4 3/4 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। कितना इजीली है, सॉल्व हो गया, क्योंकि ये आप ए की वैल्यू आपको पता थी, तो ये 90 माइनस ए होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी मेथड इजी पड़े आप उससे कर सकते हो। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या था, cos a cos c sin a sin c, ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है शायद। cos a cos 30 cos 60 sin 30 sin 60, cos 30 कितना होता है, cos 30 है 3/2 1/2 1/2 3/2, ये बराबर हो गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, 25 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग आते हैं 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन जो है ये किस चीज़ पे बेस्ड है, 26 क्वेश्चन है एक ABCD एरिया पूछ रहे हैं आपको। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे 4 सर्कल्स हैं। ठीक है, आपको ये एरिया पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ये स्क्वायर दिया और इसमें 4 सर्कल दिए हुए हैं। अगर इसका रेडियस r है, ठीक है, ये सारे जो है सर्कल होंगे वो सेम रेडियस के होंगे। ये r है तो ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r r। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड क्या हो गई, स्क्वायर की साइड हो गई 2r, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया,
2r इंटू 2r, दैट मीन्स 4r²। ठीक है, अब आओ ये जो पोर्शन है ये वाला, ये 1/4 हो गया सर्किल का, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, यानी सब मिला के एक सर्किल हो गया। एक सर्किल कौन सा? ये जिसका रेडियस है r। तो इसका एरिया क्या हुआ? पाई r²। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया अभी आपका? रिक्वायर्ड एरिया हो गया स्क्वायर का एरिया सर्किल का एरिया, इसको माइनस कर दो, 4r² पाई r²। और r क्या दिया हुआ है? r क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ये साइड जो दी है 14 दी हुई है, r नहीं दिया है, 2r दिया हुआ है। ठीक है, साइड दी है 14, ये है 2r, तो r हो गया आपका 7। यहाँ रख दो, 7 का स्क्वायर 20/7, 7 इंटू 7, ये गया 154, 4 इंटू 49, 49 इंटू 4 हुआ आपका 196, 154। ठीक है, 42 आ गया, 42 सेंटीमीटर। ईजी था, डायग्राम वायग्राम देख के डरना नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये आपने 21 से 26 जो 2-2 मार्क्स के थे क्वेश्चन वो कवर कर लिया। 6 इंटू 2 12 मार्क्स आपने और कवर कर लिया। ठीक है, पहले क्या था? 16, फिर 16, अब 12, 44 मार्क्स का पेपर आप कवर कर चुके हैं, और टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी कम ही लिया है। अब पार्ट बी का क्वेश्चन 27 पे आते हैं, जो 3 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर देना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। ये वाला पोर्शन है जिसमें क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक, अभी सारा पेपर तो अभी तक जो किया बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन है। अब देखो इक्वेशंस क्या दिए हैं? 1/2 इंटू 2x 3y प्लस 12 7 इंटू 3x 2y इक्वल्स 1/2। ठीक है, एंड दिस 7/2x 3y प्लस 4/3 माइनस x 2y इक्वल्स 2। ठीक है, ये इक्वेशन देख के डर जाओगे, बाप रे इसको एलसीएम लेके या कैसे 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 करके सॉल्व करें, पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये और ये और ये एक जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे लेट 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या लेंगे? सेम या जो भी आपको अच्छा लगता हो। कौन सा लेटर बहुत पसंद है? हम लोग यू लेते हैं। ठीक, और 1/3x माइनस 2y को हम लोग लेते हैं w ले लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखो, 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना, 2 लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? इस वाले पोर्शन को u मान लिया, ये इसको w मान लिया, 1/, ये u, ये w। अब इसको वापस लिख लेते हैं, तो क्या हो गया? ये हो गया u/2, और ये क्या हो गया? 12/7 w ऊपर था। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो। ये हो गया 7u और 4w। अब तो इजी है ना, अब ये हो जाएगा आराम से। ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है हम लोग को, इसको एलसीएम लेके रीअरेंज कर लो।
तो हो गई ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई और दो इक्वेशन है, जो फर्स्ट और सेकंड थी उससे हमने थर्ड एंड फोर्थ बना ली। बस यहाँ थोड़ा चेक कर लिया, इसीलिए हमने थोड़ा पॉज लिया कि ये चेक कर लें कि ये गड़बड़ हो गया तो आगे सॉल्व करने में सब गड़बड़ हो जाएगा। और अपने को बस ये याद रखना है कि जब u और w की वैल्यू मिल जाएगी तो इसमें पुट करके निकाल लेंगे एक्स वाई। अब इसको देखो, दो इक्वेशन आई हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली ये भी रब कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करो तो आया -20w इज इक्वल टू -5, तो w की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, कैसे आई है, -5/20 दैट मीन्स 1/4, तो w की वैल्यू आ गई 1/4। और जब w की वैल्यू 1/4 आ गई, ये ऐसे पुट करो 7u प्लस 4 इंटू 1/4 इंटू 2, 1 गया, 4 गया, 1 बचा, 1 2 7u, तो 7u आया, 2 - 1 1, तो u की वैल्यू आ गई 1/7। ठीक है, u की वैल्यू आ गई और w की वैल्यू आ गई। अपने ने जो अब अज्यूम किया था, अज्यूम जो किया था वो रख दो। अपने ने क्या अज्यूम किया था, u था, u क्या था क्वेश्चन में, 2x + 3y था u, 1/7 हो गया। और w क्या था, 3x - 2y, ये था w यही आया था ना। तो फिर से दो इक्वेशन बन गई, 2x 3y = 7, 3x - 2y = 4। रीअरेंज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 बोल देते हैं हम लोग उसको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से कर दो जो इजी पड़ता हो, मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और इसको कर रहे हैं 2 से, तो ये हो गया 6x 9y = 21, 6x 4y 8। तो क्या किया, अब सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया, 13y = 13, तो y की वैल्यू आ गई 13/13 दैट मीन्स 1। ठीक, अब ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी क्वेश्चन में, इसमें पुट कर देते हैं, तो 3x - 2 × 1 = 4, 3x 4, 2 इधर गया 6, 3x = 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई ये 2 और y की वैल्यू आ गई 1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब आपका डेटा चेंज हो जाएगा, आपका ये सभी क्वेश्चन चेंज हो जाएगी। इस टाइप का कुछ दिया होगा तो पहले आप एज्यूम कर लेना, दो इक्वेशन आपने, मतलब दो पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व की, पहले u और w की वैल्यू निकाली और उसके बाद x और y में निकाला। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए पॉलिनोमियल इक्वेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। दो 28, और थोड़ा एक बार पढ़ के देखो तो उससे समझ में आएगा कौन सा चैप्टर है, मतलब कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। तो 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक हैव टू स्टैक in such a way that all the books are stored topic wise and height of each stack is the same. The number of English book is 96, number of Hindi books 240, number of mathematics books 336, 96 हिंदी की हैं 240 हिंदी। फर्स्ट वाला क्या था, इंग्लिश। मैथ्स की हैं 336 बुक। Assuming that the books are
of the same thickness determine the number of stacks of हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपके पास 96 बुक्स हैं इंग्लिश की, 240 बुक्स हैं हिंदी की, 336 बुक है मैथ्स की, और आपको स्टैक बनाने हैं, मतलब एक के ऊपर एक बुक रखनी है इस तरह। ये हो गई, ये हो गई। अगर स्टैक बनाना 4-4 का तो 4-4 का ही बने। और इनका मतलब है कि ये जो 96 बुक हैं इसको इस तरह से स्टैक बनाए, फिर इसके भी स्टैक्स बनाए और इसके भी स्टैक्स बनाए, ठीक। और इनका कहने का मतलब है इसमें अगर n नंबर ऑफ बुक्स हैं तो इसमें भी n हो, इसमें भी n हो, इसमें भी n हो, n इस तरह करके, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या लग रहा है, इसमें HCF का क्वेश्चन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF निकाल लो इसका। 96 के फैक्टर्स देखो, 2 into 2 to 2 to 2 to 2 into 3, 6, 12, 24, 48, 96। तो क्या हो गया 2 to power 5 into 3, ठीक है। अब इसका निकालो, इसका हुआ 2 2 2 2 16 into 3 into 5, that means ठीक है। अब आया 336, 336 के आपने फैक्टर किए तो आया, फैक्टर करके इस फॉर्म में लिख लेना आप। 5, ठीक है। तो HCF इन तीनों का HCF कितना निकला 96, 240, 360। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आना चाहिए था, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या HCF कैसे निकालते हैं, इसमें से हम लोग जो कॉमन होता है वो उठाते हैं। 2 की पावर 4 सब जगह कॉमन है, तो ये उठा लिया, तो कितना आ गया। और कुछ कॉमन है, कुछ और भी कॉमन है, हाँ। 2 की पावर 4 3 into 3, दैट मीन्स कितना बना 48, ठीक है। तो ये HCF 48 हो गया। अब इसके यानी इंग्लिश के कितने हीप्स बने, मतलब कितने स्टैक बने 96/48, यानी ये 2 48 + 48, ये इंग्लिश की बुक्स के वो हो गए। अब उसके बाद इसके हिंदी के बनाने हैं तो 48, फिर इस तरह करके इसके 5 बन गए, 48 48 48 48 48। समझ रहे ना बात को, कि इस HCF निकालने का मतलब ये हुआ कि HCF निकाल लिया, उसके बाद इसको भी 48 से डिवाइड किया तो 5 स्टैक्स आ गए, इसको 48 से किया, कितने स्टैक्स आ गए 7 है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके 2 है तो इसके 2 स्टैक लगेंगे, इसके 5 लगेंगे, इसके 7 लगेंगे, ठीक है। यही निकालना था आपको। तो ये आपका HCF का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले से देख के डर मत जाओ, थोड़ा पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। लास्ट तक काफ़ी बड़ा दिया होता है लेकिन लास्ट तक समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब आगे जो क्वेश्चन है AD इज द 29 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 29 क्वेश्चन जो है प्रूफ करना है आपको। अब 29 क्वेश्चन है वो प्रूफ करना है। क्या इसमें दिया है, AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC कुछ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मीडियन हो गया। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि DE इज द बाइसेक्टर ऑफ ADB, ADB इसका बाइसेक्टर है, ये क्या है DE। और हमने क्या लिया, और कह रहे हैं DF इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ADC, ADC इसका बाइसेक्टर हो गया DF, ठीक। अब कह रहे हैं कि प्रूफ क्या करना है, EF इज़ पैरेलल टू BC। अरे बाप रे,
हमें प्रूफ करना है कि ई एफ और बी सी पैरेलल है। ये बाइसेक्टर है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा दिमाग लगाओ। DF is the bisector of ADC, bisect कर रहा है, that means AF upon FC and AD upon DC। ये थ्योरम पढ़ी है। अब इन ट्रायंगल ADC हम लोग इसमें आते हैं। ADC ये बाइसेक्टर है, DF इज बाइसेक्टर। सो क्या होता था जब ये बाइसेक्टर है तो दिस अपॉन दिस AF अपॉन FC, मतलब दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये अपन ने थ्योरम पढ़ी हुई है, ठीक है ना? समझ में आया? BDC BB, ठीक। अब इसी तरह दूसरे वाले में आओ। इसमें क्या होगा? इसमें होगा AE BE होगा AD अपॉन BD, ठीक। अब अपने क्या दिया है कि ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होगा कि BD ये इस वाले में था, ये इसमें है ABD में, ठीक है। ये थोड़ा जो इस तरह डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जिनको डेरिवेशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है, इन सब क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करो। जब 2-3 बार सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा कि यूज़ करके आगे भी सॉल्व करने लग जाओगे। वही ट्रिक्स जो इसमें लगा रहा है वो आगे भी लगाओगे, ठीक है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री और ये सब थोड़ा ईजी होता है, मतलब मुझे ईजी लगता है। तो अगर हो सकता है आपको ये वाला पोर्शन ईजी लगता हो, ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता हो। तो अभी हमने ये वाला ट्रायंगल ADC पकड़ा था, अब ABD पकड़ा, उसमें ये आया। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और मीडियन दिया हुआ है। तो मीडियन गिवन क्या हुआ? मीडियन है। अगर ये AD इज़ मीडियन दैट मीन्स BD मस्ट बी इक्वल टू DC, ठीक। तो ये DC है, ये BD है। तो ये अपना यानी फॉर्म 1 और 2 क्या हो गया? AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। AF अपॉन FC इज इक्वल टू ये अपॉन दिस। तो इससे क्या हो गया? ये अपने पता चल रहा है कि दो इक्वेशन जब पैरेलल होती हैं तभी ऐसा होता है। ये अपने ने क्या प्रूफ किया कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। पहले क्या प्रूफ किया कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। फिर क्योंकि हमें पता है कि ये बराबर है, यानी दिस अपॉन दिस बराबर हो गया, यानी ये अपॉन ये अपॉन ये बराबर हो गया। तो हैंड्स प्रूफ्ड EF अपॉन BC। थोड़ा सा मतलब टफ लग सकता है, याद रखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपने याद किया, आपको कुछ याद नहीं रखने हैं। पुराने जो 9th में थ्योरम पढ़ी होगी, 9th ईयर जब भी पढ़ी हो कि ये बाइसेक्टर है तो ये अपॉन ये अपॉन ये थ्योरम थी। और इसी तरह इसमें भी ये अपॉन ये अपॉन ये। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार करके देख लेना, पेपर में आएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो उसको करने में ज़्यादा ईजी होता है। नहीं आया तो इससे मिलता जुलता आएगा तो भी कर लोगे। अब क्वेश्चन 30th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसके साथ एक चॉइस भी दी हुई है। चॉइस में क्या है? चॉइस में ये दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है और स्पीड भी उसमें इंक्लूड कर दी गई है, वो आप कर लोगे। नहीं कर पाओ तो कमेंट करना, करने में दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। 30th क्वेश्चन पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से भैया इतनी मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, आपको ट्रिक्स बताई जा रही है, तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो, दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ सर्टेन डिजीज एडमिटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल, फाइंड द मोडल एज, ठीक है। मोड निकालने का आ गया, मोडल एज। मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन तो आना ही है आपको टेबुलर फॉर्म में। तो ये तो आपको 3 फॉर्मूले हैं, एकदम कंठस्थ तो होने चाहिए।
और कंफ्यूज मत हो जाना। पूछ रहे हैं मीडियन, लगा कर चला है मोड। पूछ रहे हैं मोड, लगा के चले है कुछ और। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 21, 23, 14, 15, 80। हाँ, एक कुछ छोड़ दिया। ये है टोटल। इसका मॉडल एज निकालना है, यानी मॉड निकालना है आपको। अब बताओ मॉड का क्या फॉर्मूला होता है। मॉड का फॉर्मूला लगाओ और फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ देखो। इसमें क्या है कि एक चीज़ ध्यान दो, ये आपका 14 है, ये 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हमको इसमें टेबल में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम 0.5 का एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर लाएंगे। देख लो भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो देखो, ये 14 है या 15 है, उसके कंटिन्यूएशन में नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एडजस्ट करना पड़ता है इस वाले को। ठीक है, अब एडजस्ट कैसे कर रहे हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर लाएंगे हम लोग। एडजस्टमेंट फैक्टर लाएंगे तो एडजस्टमेंट फैक्टर करेंगे, इसको क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कि मतलब 5 से 14 पे दिया हुआ, फिर सडनली 15 पे आ गया। 14 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे पहले। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर लाएंगे। तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू ली, इसको सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड बाई 2 किया, 1/2 यानी 0.5। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी जगह पूरा नया डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। क्या होगा वो? 4.5 से 14.5, फिर 14.5 से 24.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5। इधर ही बढ़ते जाओ, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इस डिसकंटिन्यूअस वाले को इसको रब कर देते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 6, 11, 21, 23। अब मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला क्लास कौन सा है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है इसमें 23। दैट मीन्स ये है हमारा मॉडल क्लास। तो हम लिखेंगे ये अपना मॉडल क्लास हो गया। अब फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला होता है एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस F1 माइनस F0 टू Fn। ठीक है, इंटू H। समझ में आ रहा है ना? बस एक ही ट्रिक थी कि इसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना डिसकंटिन्यूअस को, और उसके बाद हमने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला उठा लिया, मॉडल क्लास होगा। अब देखो इसकी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, लोएस्ट रेंज क्या है? ये L हो गया अपने केस में 34.5। ठीक है, अब ये हो गया अपना F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। ठीक है, 23 माइनस 21, 2 इंटू 23, 21 माइनस 14। ठीक है, देखते चलो। और H क्या है? H है इसका ड्यूरेशन, वो है 10। ठीक,
तो ये हो गई मॉडल एज। ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से रट लो। ये भी जो स्टैट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ये अगर थोड़ा एकदम ध्यान से किए जाए तो पूरे पूरे मार्क्स दिलाते हैं और कुछ भी नहीं करना होता। फिक्स चीज़ होती है, एक रटी रटाई चीज़ होती है, वही आपको लगानी होती है इसमें। तो अपना अब ये पोर्शन, अब हम 31st क्वेश्चन पे आते हैं। अब 3 मार्क्स वाले अपने पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जीरोस 31st क्वेश्चन जो है वो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ना, सैम्पल पेपर, तो एक काम करो, देखो सैम्पल पेपर जब भी सॉल्व कर रहे हो तो एक काम करो कि देखते चलो कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में अभी आपने देखा कि मॉडल फ्रीक्वेंसी वाला था, तो इसमें 3 मार्क्स में आया, सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन लगा। इस तरह लिख लो कि 1 नंबर का क्वेश्चन अलजेब्रा से आया, इस चैप्टर पे आया, फिर दूसरा क्वेश्चन ये पॉलिनोमियल पे आया, तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक का आया, चौथा आया कि अपना स्टेट्स का आया। तो आप लिखते चलो कि चैप्टर लिख लिया 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके, मतलब आप एनालिसिस करो पेपर की कि किस चैप्टर में से कितना पोर्शन आ रहा है, किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो आप अगर 3 पेपर की भी इस तरह एनालिसिस कर लोगे ना, तो गारंटी है कि आप भी खुद ही पेपर बनाने लग जाओगे, ठीक है। और जब पेपर बनाने लग जाओगे तो पेपर सॉल्व भी करने लग जाओगे आराम से, उसमें कुछ डर ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे मैं तो पेपर बना सकता हूँ, और जब मैं बना लूँगा तो सॉल्व भी कर लूँगा। चलो ठीक है, 31st क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ सम इक्वेशन दी है। ये इसके ये इक्वेशन दी है आपको, और अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरो है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या होगा यहाँ पे, पहले इसको रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल 0, एक्स स्क्वायर पी एक्स पी प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोज़ है, सम ऑफ जीरोज़, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए, तो माइनस, दैट मीन्स पी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये क्या हो गया, माइनस पी प्लस सी, माइनस का है, ठीक है। अब दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड ऑल्सो शो दैट दिस। हाँ भगवान, क्या दिया है भाई, तो बड़े बड़े वो दे देते हैं डराने के लिए बच्चों को। इसकी वैल्यू निकालनी है कि भाई ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 माइनस सी, है ना। क्या क्या करेंगे अब हम लोग, इसको थोड़ा दूसरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज़ अपने लोगों ने गलत लिख ली, ये नहीं है, ठीक है, अल्फ़ा नहीं था, एक अल्फ़ा एक्स्ट्रा ले लिया अपने। तो अब क्या होगा, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा 1 माइनस सी, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। अल्फ़ा बीटा है माइनस पी प्लस सी, बीटा प्लस अल्फ़ा है पी, और ये है 1 माइनस सी, यही तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचा 1 माइनस सी, ये आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। वो अपने ने यहाँ पे थोड़ा सा गलती से अल्फ़ा डाल लिया था, इसलिए दिक्कत हो रही थी। अब सेकेंड पार्ट है, इसमें क्या शो करना है, इसमें फिर से एक इक्वेशन दे दी गई है, वो शो करना है।
क्या शो करना भाई, टू अल्फा प्लस सी बीटा स्क्वायर टू बीटा प्लस वन बीटा स्क्वायर टू बीटा प्लस सी इक्वल्स वन। क्या बना ये, कुछ तो बन ही रहा होगा। अब इसको थोड़ा सीरियसली देखा जाए, ये क्या हो रहा है, ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन देखो, एक फॉर्मूला याद आया होगा आपको, ये है अल्फ़ा प्लस वन का होल स्क्वायर बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लस वन एंड माइनस वन, तो क्या हो गया, ये पोर्शन एक साथ आ जाएगा, प्लस वन स्क्वायर माइनस वन माइनस सी। इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, इसमें हम लोग कर देंगे प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो ये और ये एक साथ हो जाएगा और सी माइनस वन एक साथ चला जाएगा, बी प्लस वन स्क्वायर माइनस क्या बचा, सी माइनस वन, वन माइनस सी, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, अरेंज ही करना है बस, रीअरेंज करके रख देना है, वो लेंदी ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की जाती है आपको डराने के लिए। अब फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आया था, वन माइनस सी की कुछ वैल्यू आई थी, है ना, वन माइनस सी की कुछ वैल्यू आई थी फर्स्ट वाले पार्ट में, क्या था वो, वन माइनस सी, इसको रद्द करते हैं, ये जो वन माइनस सी आ रहा है, वन माइनस सी, इसकी वैल्यू आई थी, वन माइनस सी की वैल्यू अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन, ठीक है। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे वन माइनस सी को, तो वन माइनस सी को रिप्लेस करो यहाँ पे, वन प्लस अल्फ़ा वन प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ भी रिप्लेस करो, यहाँ पे रिप्लेस किया, इसको वन माइनस सी कर लो पहले, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वन माइनस सी हो गया, ठीक। बस जस्ट एक माइनस बाहर ले लिया, तो क्या था ये, इसके साथ था माइनस, सही था, ये था, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था। तो वन माइनस सी की जगह आप लिखो, आप यही अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा, नहीं वन प्लस अल्फ़ा वन प्लस बीटा, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, अब आप देख रहे हो, ये इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, वन प्लस अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा प्लस वन बचा और यहाँ बचा वन प्लस बीटा, ठीक है। ये और इसका एक पार्ट बाहर चला गया, ऊपर अल्फ़ा प्लस वन का स्क्वायर था ही, तो ये और ये पोर्शन कट गया। इसी तरह यहाँ भी देखो, इसमें बीटा प्लस वन बाहर ले लिया, तो बचा बीटा प्लस वन माइनस वन प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये और ये कट गया, अब क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा वन प्लस अल्फ़ा, नीचे क्या बचा, इसको खोल लो, वन और वन गया, बीटा बाई, अच्छे से लिखते बीटा बाई को, बीटा प्लस वन माइनस वन माइनस अल्फ़ा, ये गया, ये बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस वन अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा प्लस वन अपॉन क्या था, बीटा माइनस अल्फ़ा। अब सेम करने के लिए हम लोग एक, है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फ़ा, एक माइनस बाहर ले लो, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, ये माइनस आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, यहाँ बचा है अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन। अब एलसीएम ले लो भाई, सेम ही है, ये और ये कट गया,
अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अरे बाप रे, वैल्यू 1 ही आनी थी, इतना कैलकुलेशन करा दिया इन्होंने। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, एक बार लगाना, 2 बार लगाना। अगर पहले से लगा चुके हो क्वेश्चन तो नहीं टफ लगेगा, वरना थोड़ा पेशेंस का चेक होता है ऐसे लेंदी क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। ज़रा सा एक भी स्टेप गड़बड़ कर जाओगे तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, बस वही दिमाग में रखो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 7 मिनट लगाओ इसमें। अब कौन सा क्वेश्चन आया, और अभी थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो, पेपर में तो कर नहीं सकते हो। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन दिस डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, और ये एक पॉइंट है ए 2 - 2 और 3 - 7, ये बी पॉइंट है। इसको कोई लाइन कट कर रही है, ये इसकी वैल्यू है 2x + y = 4। कह रहे हैं रेशियो नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि k/1 के रेशियो में जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, kx2 x1 k + 1 ky2 + y1 और k + 1। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना P, इसके कोऑर्डिनेट हैं ये। ठीक है, ये P के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक, तो इसमें x2 क्या है, इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2 बी पॉइंट का। तो क्या हुआ, x2 है अपना 3k + 2 / k + 1 और y2 हो गया 7k - 2 / k + 1। ठीक, ये पॉइंट हो गया P। अब क्योंकि बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन इसको कट कर रही है, यानी ये P पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, यानी इफ़ वी पुट x = this and y = this in this equation, then this equation must be satisfied। तो x की वैल्यू रखो 3k + 2 k + 1 + 7k - 2 k + 1 = 4। एलसीएम लो, k + 1 ही है, यह 6k 4 7k - 2 13k - 2 k + 1 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक बार देख लो, फिर इसको रब करते हैं। ये पॉइंट सही थे अपने, ये इस पे लाई कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। अपने को क्वेश्चन मिली 13k - 2 k + 1 4, 13k - 2 4k + 4, इसको रीअरेंज किया 9k + 6, तो k की वैल्यू आ रही है अपने को 6/9, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, इसमें इन्होंने पूछा था किस रेशियो में कर रहा है, हम लिखेंगे P डिवाइड्स AB ना, प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो रही कुछ, यहाँ पे एक है, तो ये हो गया। ठीक, तो P डिवाइड्स AB 2:9। अब वो कह रहे थे कि P के कोऑर्डिनेट भी बताओ, तो P के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या एज्यूम किए थे, एज्यूम नहीं किए थे, उस फॉर्मूले से अपने आए थे 3k + 2 / k + 1
और 7k-2 अपॉन k+1। अब k की ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो जब k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे k+2 अपॉन k+1, 7k-2 अपॉन k+1। तो ये वैल्यू रखी अपने k की 2/9 + 2, 2/9 + 1 और 7 2/9 - 2, 2/9 + 1, तो 6/9 + 2। ठीक है, 6 1/, नहीं यही रखते हैं, नीचे 11 आ जाएगा, 6 + 18 और यहाँ पे आ जाएगा 14 - 18 मैंने -4/11। ठीक है, तो आया 24/11 और -4। ये क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर मतलब इसी पेपर में ही आ चुका है एक बार, m/n वाले फॉर्म में जो निकालना था, ये फिर से रिपीट हो गया, सेम चीज़ है सब कुछ। अभी इसमें एक लाइन कट कर रही है। ठीक, अब जो है 33rd क्वेश्चन आते हैं। इसमें 33rd क्वेश्चन में क्या है, ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे बेस्ड है। तो इसमें क्या है, फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब है और इसमें से आपको एक कोन कट करना है। ठीक है, ये डायग्राम होगा। और अब इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि ये जो क्यूब दिया है इसमें से आपको बोला जाता है कि एक सिलेंडर कट करना है। एक सिलेंडर कट करना होता तो सिलेंडर का इस टाइप का कुछ डायग्राम होता। ठीक है, क्वेश्चन में से कैसे सब क्वेश्चन बनेंगे, बस वही देखो क्या क्या चेंज हो सकता है इसी सैम्पल पेपर में से। इसमें इस तरह का ये बना होता सिलेंडर, या आपको बोल दिया जाता है कि एक स्फीयर है इसके अंदर। ठीक है, तो स्फीयर का भी इस तरह का एक बनता। ठीक, इस तरह बन सकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि एज दे दिया गया, एज दिया गया अपना 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब देखो कौन है अपने पास, सिलेंडर होता है या ये जो भी होता है, तो इसकी जो एज है, एज ऑफ क्या था, क्यूब। ठीक है, ये डायमीटर ऑफ बेस होगा। ठीक है, तो डायमीटर होता है 2r, तो r कितना हुआ 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, r पता चल गया। दूसरा क्या चाहिए होता है, h क्या होगा, h तो यही होगा, ये भी 10 है। तो ठीक है, अगर आपका सिलेंडर होता तो सिलेंडर में भी यही होता, r और h मिल गया तो वॉल्यूम निकाल लोगे। स्फीयर होता तो उसमें r ही r होता सब कुछ। ठीक, अब देखो क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, πr²h/3। ठीक, तो 5 का स्क्वायर 10/3, 25, 250, 3.5। पाई को सॉल्व करके इसमें सॉल्व करके लिख देना, 3.14 से मल्टीप्लाई करके, है ना। ये 20/7 लेके जिस तरह भी सॉल्व करो, कर दें क्या, ये ले लो यार, 22/7 ही ले लो। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 3 लगभग 250 समथिंग ही आएगा, 261.90। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। l ये वाला डिस्टेंस होता है। ठीक, l कैसे निकालते हैं, h² r²। h कितना है, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 125।
ठीक है, अब इसमें निकालो सी एस जो है अपना 7 5 इंटू 125 25 इंटू 5 125 को लिखूँगा 5√5 या इसका अंडर रूट निकाल लो। ये बाहर आ जाएगा, √5 बचा, √5 की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दो। और अगर ये नहीं करते हो तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन क्या हो सकता था, आपको कोन के बजाय आपको ये दे सकते थे कि सिलेंडर बताओ, स्फीयर बताओ यहाँ पे, या ये क्यूबॉइड दे देते तो एल और ये चेंज हो जाता आपका। ठीक है, 33rd क्वेश्चन हो गया। आप 34th क्वेश्चन पे आते हैं, 34th 35th 36। अब आपके ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आप देख लो, अगर आपको इजी पड़े तो आप मतलब जो कि ये ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, पहले इन्हीं को चालू कर सकते हो। जो एक एक क्वेश्चन वाला जो होता है, एक एक मार्क वाला, एक एक नंबर वाला, उसमें आप ज़्यादा टाइम बिता दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है AP पे बेस्ड है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 AP आर S1 S2 S3। 3 AP हैं, S1 S2 S3 इनका सम है n टर्म का लिया। n इसमें भी है, n इसमें भी है, n इसमें भी है। ठीक है, और क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज़ यूनिटी। ये कोई है, इसका मान लो फर्स्ट टर्म है 1, इसका भी फर्स्ट टर्म है 1, इसका भी फर्स्ट, ये A1 A2 A3 मान लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म है 1, D1 D2 D3। ये इन्होंने दिया, कॉमन डिफरेंस है 1 2 3। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रूफ करो ये। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जनरल फार्मूला जो होता है सम ऑफ एन टर्म का। तो ये एस एन क्या हुआ, एस एन हुआ n/2, 2 × 1 प्लस n-1 × 1, क्योंकि डी की वैल्यू 1 है, ये वैल्यूज़ लेकर हम चले ये। ठीक, तो आया n/2 2 प्लस n-1 यानी n/2 n प्लस 1। ठीक, अब S2 आओ, n/2 2 × 1 ही रहा, ये आपका हो गया 2। ठीक है, क्या चेंज हुआ, ये वैल्यू यहाँ आया, यहाँ पे आएगा, ये कट गया, ये आ गया n²। ये एस, इसकी वैल्यू आ रही है SN की। ठीक, अब इसको रब कर देते हैं। अब थर्ड वाले में इसकी वैल्यू है 3। तो क्या हुआ, n/2 2 3n - 3, बस n/2 3n - 1। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। ये अपनी वैल्यू आ गई, S1 S2 S3 की वैल्यूज़ हैं। अब क्या बोल रहा था, ये S1 + S3 करो, S1 + S3 किया, S1 + S3 n/2 n + 1 n/2 3n - 1, n/2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा n + 1 प्लस 3n - 1। ठीक है, n/2 n + 1 3n - 1 1 1 कैंसिल हो गया, अंदर बचा n/2 4n।
ठीक है, ये गया अच्छा 2n² यानी 2s2 हो गया ना सॉल्व। वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, एपी के क्वेश्चन में तो कुछ होता ही नहीं। अब कंस्ट्रक्शन 35th क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट में आपके एनसीईआरटी के बुक जो है उसके 4 या 5 ही क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस इतना, एक रेडियस इतना, इस पर सर्किल बनाना है। फॉर्म अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ आर दिया है 2.8। ठीक है, देखो ये हो गया अपना 1.8 का सर्किल। ठीक है, ये ड्रॉ कर लो। सेकेंड पॉइंट में क्या करोगे, दूसरा सर्किल ड्रॉ करोगे कंसेंट्रिक। ये हो गया 2.8 का हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बाहर वाला आउटर सर्किल है, इसमें कोई पॉइंट लिया P, ये O है। अब इससे इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट खींचना है। तो आप स्टेप्स भी लिखते चलो, स्टेप्स लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो क्या लिखोगे आप, फर्स्ट ड्रॉ 2 सर्कल्स with common center as O and radius 1.8 centimeter and 2.8 centimeter respectively। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। तो उसके बाद बोलोगे कि let a point P on outer सर्किल जॉइन PO, P और O को ज्वाइन कर दो। फिर इसके बाद क्या था, थर्ड पॉइंट में आ जाओ। थर्ड पॉइंट में क्या है कि अब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इसका बाइसेक्टर ऑफ पी है। तो वो कैसे निकालते हैं, यहाँ से लेके इधर आर्क मारा, इधर आर्क मारा, इधर आर्क मारा, इधर आर्क मारा, ये यहाँ पर कहीं कट किया, ऐसे गड़बड़ हो गया, ये कहीं ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये बाइसेक्टर होगा, टच नहीं करेगा, जरूरी नहीं टच करे। तो ये एक पॉइंट मिड पॉइंट मिल गया M। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर टेक M एज सेंटर and OM as radius, draw a circle। ठीक है, अब ये जो हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये वाला, इसको लेके ये इसको कहीं A और B पे कट करेगा। लिखो विच विल कट सर्किल एट A एंड B। लास्ट स्टेप में क्या किया, ज्वाइन PA एंड PB। तो PA एंड PB जो है वो डिज़ायर्ड टेंजेंट है। इसकी थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लेना, एक दो स्टेप, मतलब इसमें स्टेप मार्किंग हुई तो कोई ये जो पॉइंट ढंग से लिखना छूटने ना पाए। ठीक है, अब ये ज्वाइन कर दो, हो गया काम। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसमें इसी में पार्ट में दिया था कि ये कंस्ट्रक्शन के बाद क्या करना है, वेरीफाई द मेजरमेंट। अब ये जो ये देखो कि ये एक वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद लेंथ इसकी देखो कितनी आई, इसको स्केल से देख लो, PA कितना आया, PB कितना आया, और इस मेजरमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब वेरिफिकेशन में आओ।
तो वेरिफिकेशन पार्ट में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। ये था अपना इतना, ये था इतना, तो ये देखो, ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे होता है उसको अगर सेंटर से मिला होगा तो ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ओ ए पी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब ओ ए कितना दिया है, ओ ए दिया है 1.8 का स्क्वायर, पी ए तो टेंजेंट ही आया है, ओ पी कितना है, ओ पी भी दिया हुआ था अपने को, ओ पी कितना दिया हुआ था, ओ पी था 2.8 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है आपका, ये होता है 2.8 का स्क्वायर कितना होता है, हम्म 784 हो गया। और ये होगा आपका तो पी ए की वैल्यू है 784 माइनस 384, तो पी ए की वैल्यू आ गई 460। ठीक है, तो जो आपने मेज़र किया होगा ये एग्जैक्टली ये जो कंस्ट्रक्शन के बाद जो मेजर किया होगा उतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन पार्ट हो गया। तो कंस्ट्रक्शन आपको बुक में दिया हुआ अच्छे से वो देख लेना, और पाइथागोरस थ्योरम से वो लेंथ भी प्रूव कर देना कि उतनी ही आ रही है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि ग्राफ ड्रॉ करवा रहे हैं, इसमें 2 पार्ट दिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। Draw the graph of two equation this and this, determine the coordination of vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis। एक लाइन है ये, सेकेंड लाइन है 3x 2y माइनस 12। ठीक है, और थर्ड बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, ये L1 L2 L3। इससे बन रहा है उसका हमको, अब ये वो आ गया अपना लीनियर इक्वेशन आ गई, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्व करते थे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अब हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं। ग्राफिकल मेथड है एफ एक्स, फर्स्ट वाला है गया, जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या आया, इससे आई इक्वेशन है y इक्वल्स x प्लस 1। तो जब x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू 1 हुई। ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। ठीक है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है। अब ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा अपने से, लो इसको, x की वैल्यू 0 y 1, ये हो गया पॉइंट, 1 पे 2 हो गया, -1 पे 0 हो गया, ये ग्राफ हो गया L1 का। ठीक है, अब दूसरा लिया, दूसरा क्या था, इससे जो लाइन आई ये, इसमें क्या था 2y होगा ठीक, तो इसका बनाया हमने x, ये y हो गया, इसमें वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई 6, x की वैल्यू 1 रखी
1 पे आया 9/2, ठीक है। x की वैल्यू 4 रख दी तो ये ऊपर वाला कैंसिल, y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब ये बनाओ, 0 पे 6 कहीं यहाँ पे आएगा, 1 पे 9/2 यहाँ पे आया, और 4 पे 4 पे आ रहा है 0, 0 पे 6, 1 पे ये, और ये इस टाइप का आएगा। ये हुआ 4.5 हुआ, ये गया, फिर यहाँ पे ये वैल्यू है 4.5, और ये, और x एक्सिस तो आपको दिया ही हुआ है ये, तो ये हो गया लाइन L1, ये L2, ये L3, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अब पूछ क्या रहे हैं इसमें, इन्होंने क्या पूछा था, हमने ड्रॉ तो कर लिया, ड्रॉ करने के बाद बोल रहे हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। अब देखो, ये जो फर्स्ट वाली L1 लाइन थी, L1 में इसने कब एक्सिस को कट किया, यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, ये वाले 0 एंड -1, ठीक। ये लाइन थी L1। L2 के कोऑर्डिनेट जब इसने कट किया तो क्या था, x की वैल्यू है 0, 4, 0, ये थोड़ा उल्टा लिख गया, x एक्सिस, ठीक। ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके वर्टिसेस मिल गए, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसको शेड भी करना है। अब ये सी निकालना है, सी पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। क्या क्या लाइंस थी अपनी, लाइंस थी ये, और y इक्वल्स, y की दो वैल्यूज़ है, इक्वेट कर दो, 2x + 2, 12 - 3x, तो कितना हो गया, 5x = 10, दैट मीन्स x इक्वल्स 2, और x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3, ठीक है। समझ रहे हो ना। ये x एक्सिस को तभी कट करेगा जब वहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाए, तो y की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये 0 हो जाए, तो ये 0 कब होगा, ये 0 होगा जब x की वैल्यू -1 हो, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। फिर अपना दूसरे में क्वेश्चन ये थी, अब ये कब 0 होगा, ये 0 होगा जब 12 = 3x हो जाए, तो वो कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। इस तरह करके ये पॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलेगा कहाँ कट कर रहा है। तो यही 3 पॉइंट पूछ रहे थे, तो ये जो हमने निकाल लिया, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया। ये फर्स्ट लाइन थी L1, ये L2, ये दिया ही है, L1 को इस फॉर्म में लिख लिया था, L2 को, L1 को ये, L2 को ये, y हो गया, एलिमिनेट कर दिया y की दोनों साइड, तो ये x और y की वैल्यू आ गई, x ये आ गया, y ये आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। इस तरह ये ड्रॉ हो गया आपका। और इसका एक दूसरा पार्ट जो है, जिसमें दिया है कि बोट है, स्टिल वाटर में इतना जा रही है और उसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इतना जा रही है, वो भी लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। अब आपने ये सॉल्व कर लिया, वो अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना। इस पूरा इसका जो PDF है वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक पे दे दिया जाएगा, ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और नीचे अभी क्वेश्चन भी आपको फ्लैश होते रहेंगे वीडियो के साथ, तो आप उससे समझ कर देख लेना और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। और वही जो हमने बोला है कि आप एक एक क्वेश्चन को देखो, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, वो फॉर्मूला पूरा, जैसे ये आपका एक सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया, तो इस सैम्पल पेपर का आप सारे फॉर्मूले जो यूज़ हुए हैं वो लिख लीजिए आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट 5th 6th लीनियर इक्वेशन है और ये फार्मूला यूज़ हुआ, फिर आपने लिखा कि AP आया ये और ये फार्मूला यूज़ हुआ। इस तरह करके आप
थोड़ा समरी बनाते चलो, 3-4 पेपर के बाद अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। तो आई होप आपको पेपर पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और अभी ये हो सकता है कि जब ये वीडियो बनेगा तो 3 घंटे से ज़्यादा हो, लेकिन ये समझाने के लिए आपको किया गया है। अब जब आपको अच्छे समझ में आने लगेगा, 3 घंटे से अंदर ही ये पेपर सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू। Don't